नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका एक बार वापस नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग ब्लैडर इरिगेशन पढ़ चुके हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बात करना चाहेंगे और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ईयर इंस्टिलेशन। ईयर इंस्टिलेशन जैसा कि हमने आई इंस्टिलेशन पढ़ा था वैसे ही आपने यहाँ पर बताना है कि भाई वो प्रोसीजर जहां पर हम कान के अंदर दवाएं डालते हैं, कान के अंदर ईयर ड्रॉप डालते हैं, उसे बेटा हम लोग ईयर इंस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बार डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहां बताएं ईयर इंस्टिलेशन, तो आप कह सकते हो प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ईयर ड्रॉप। तो आप यहां बताइएगा कि वो प्रोसेस या प्रोसीजर आप कह सकते हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दो या इंस्टिलेशन आप बोल दें, और वो दवा कहां डाल रहे हैं, कान के अंदर डाल रहे हैं, और इसी प्रोसीजर को हम लोग ईयर इंस्टिलेशन कहते हैं। ईयर इंस्टिलेशन जो बेटा हम लोग करना चाहते हैं तो उसका बेसिक हमारा पर्पस क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, ईयर इंस्टिलेशन करने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही है कि जो कान के अंदर वैक्स मतलब कान में गंदगी वगैरह जम जाती है तो उसको हम लोग सॉफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि बाद में ईयर इरिगेट करके उसको प्रॉपर रूप से हम क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एम या सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है वो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपने बताया, आगे हम लोग बात करना चाहेंगे कि क्या ऐसे हमारे पर्पस हैं जिनके कारण से हम जो है वो पेशेंट को ईयर इंस्टिलेशन कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान दें, हम लोग जो ईयर इंस्टिलेशन कर रहे हैं उसके अंतर्गत पर्पस बताएं। पर्पस के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पर्पस जो हमारा बनता है वो आप कह सकते हो सॉफ्टनिंग टू द ईयर वैक्स का मतलब है गंदगी। तो आप यहां बताएं कि जो कान में गंदगी है उसको सबसे पहले हम सॉफ्ट करना चाहते हैं, और सॉफ्ट करने के बाद उस गंदगी को इरिगेट करेंगे ईयर को और उसको बाहर निकाल देंगे। दूसरा जो हमारा पर्पस है वो आप कह सकते हो टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, कि भाई अगर कोई भी लोकल, जैसे कई बार आप देखेगा पेशेंट को कान के अंदर दर्द वगैरह है तो भी हम एक लोकल इफेक्ट के लिए कान में दवा डाल सकते हैं, या और जो भी पर्पस हमारे हैं जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पर्पस आप आगे बता सकते हैं, टू प्रोवाइड लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट। तो यहां हमने बात की, दो पर्पस हो गए हैं, एक तो वैक्स को हम सॉफ्ट करना चाहते हैं, दूसरा आप यहां पे बता रहे हैं कि एनेस्थेटिक जो इफेक्ट है लोकल वो हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना ट्रीटमेंट ऑफ एनी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का अगर कान में इन्फेक्शन है तो ईयर ड्रॉप डाल करके उस इन्फेक्शन को ट्रीट या ठीक करने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो थर्ड जो पर्पस हम लोग बता रहे हैं ईयर इंस्टिलेशन का, वो बेटा आप बताएं ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन। अगर कोई भी ईयर इन्फेक्शन है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड जो ईयर ड्रॉप है वो हम पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसके द्वारा पेशेंट के कान में जो इन्फेक्शन है उससे मरीज को आराम दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट जो पर्पस आप बताएंगे तो आप यहां पे बताएं, जैसे कई बार आप देखिएगा कि कान के अंदर कोई फॉरेन बॉडी, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, भाई अगर कान में कोई इंसेक्ट या मच्छर वगैरह चला जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम लोग कान के अंदर ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बताना है फोर्थ, और फोर्थ जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट पर्पस है, यहां पर आप कह सकते हैं टू डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट। अब देखिए ध्यान दें, इस पर मैं आपको एक स्पेसिफाइड पॉइंट यहां बताना चाहूंगा कि कई बार जो एग्जामिनर है वो आपको, जैसे हम लोग टॉपिक तो पढ़ेंगे आगे ईयर इरिगेशन, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देना चाहूंगा कि कई बार एग्जामिनर आपको कहता है कि पेशेंट है
और उस पेशेंट के कान के अंदर एक इंसेक्ट चले गया है एज ए फॉरेन बॉडी, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर आपको क्या करना चाहिए, या सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आप जितनी भी बुक्स पढ़ते हैं एनक्लेस या जहां जहां, वहां पर डायरेक्ट कह रखा है ईयर इरिगेशन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ईयर इरिगेशन करने जाओगे, अगर कोई इंसेक्ट गया है, तो जब तक आप इस इरिगेशन करेंगे तो उससे पहले वो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता है, इंजर्ड कर सकता है। तो आपकी ये मोस्ट जिम्मेदारी या स्पेसिफाइड रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले आप उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि इसके फर्दर बाद हम लोग वहां पर ईयर इरिगेशन कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी इंसेक्ट हमारे कान में जाता है तो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको डिस्ट्रॉय करें, जिससे कि फर्दर उसको मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आप यहां पे बता सकते हो रिलीव फ्रॉम पेन, कि अगर कान में किसी भी प्रकार का दर्द है तो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है, ड्रॉप है, वो हम लोग कान के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो आप भी ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कुछ बेसिक पर्पस है और इनके कारण हम लोग यहाँ पर ईयर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। चलिए साहब यहां तक बताएं, आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताएं यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड आप कह सकते हो सॉल्यूशंस जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिएगा, जो सॉल्यूशंस आप लोग यहाँ यूज करना चाहते हैं उन सॉल्यूशन के अंदर एक तो जनरल ईयर ड्रॉप हो ही सकती है, इसके अलावा और कौन कौन से प्रकार के सॉल्यूशन है जो एज ए इंस्टॉलेशन में आप लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस बताएं जिनके द्वारा, या टाइप ऑफ मेडिकेशंस आप बताएं जिनका उपयोग लेकर के हम लोग उस पेशेंट के कान में दवा डाल सकते हैं। तो आपने यहां पे बताना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या आप यहां पे कह सकते हो ड्रॉप्स। भाई कौन कौन से प्रकार के जनरल ड्रॉप्स है या कौन कौन से प्रकार के सॉल्यूशंस है। ड्रॉप तो आप जानते ही हैं भाई, यहां पर कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड पॉइंट ध्यान दें कि जो सॉल्यूशंस आप लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर एक तो जनरल हम लोग यूज करते हैं 0.9% एनएस, जैसा कि आप जानते हैं नॉर्मल सैलाइन है, ये बताएं। इसके अलावा दूसरा आपने यहां पर बता करके चलना है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और आपने देखा भी होगा पुराने जमाने में जो हमारी दादियां या जो पुराने लोग थे वो कई बार कान के अंदर आपने देखा होगा ऑयल वगैरह डाला करते थे, और ऑयल डालने से क्या है, जो भी अंदर वैक्स है वो सॉफ्ट तो हो ही जाता है। इसके अलावा और भी अन्य पर्पज है जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। तो देखिए ध्यान दें, एक तो एनएस का यूज कर रहे हैं, दूसरा मिनरल ऑयल का यूज कर रहे हैं। अब स्पेसिफाइड पॉइंट तो आपका यही है जो आपको एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आप ध्यान दें, एग्जामिनर आपको यहां पर बोलेगा कि वो कौन से प्रकार का सॉल्यूशन है जो कि इंसेक्ट अगर कान में चले गया है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप ध्यान दें, अगर कोई भी कान में मच्छर गया है तो ऐसी स्थिति के अंदर पहले उसको डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करने के बाद कान के अंदर ऑयल जो कि मिनरल ऑयल हम लोग डालते हैं। इस मिनरल ऑयल डालने के एडवांटेज भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, और सबसे पहला एडवांटेज यहां पर इस मिनरल ऑयल को डालने का यहां पर यही है कि आप जब मिनरल ऑयल डालेंगे एक एक दो दो बूंद करके, तो वो जो इंसेक्ट एज ए फॉरेन बॉडी गया है वो तैर करके फ्लोट होकर के ऊपर की तरफ आ जाएगा और आसानी से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मिनरल ऑयल हम लोग काम कर रहे हैं, और मिनरल ऑयल स्पेसिफाइड अगर कान के अंदर कोई इंसेक्ट गया है तो उस इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए या उस इंसेक्ट को कान से बाहर निकालने के लिए हम लोग मिनरल ऑयल का यूज कर सकते हैं। चलिए साहब यहां तक बताएं। इसके अलावा आगे आपने बताना है जो नेक्स्ट सॉल्यूशन आप लोग यूज कर रहे हैं वो आप बताओ 70% एल्कोहल। अब देखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हाईलाइट पॉइंट है। किस प्रकार से हाईलाइट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि आपको एग्जामिनर अब यहां पर क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपको कहेगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन या इंपॉर्टेंट नर्सिंग।
व्हेन ए इंसेक्ट आर एंटर इनटू द ईयर एज ए फॉरेन बॉडी, कि एक मच्छर आपके कान में चले गया है फॉरेन बॉडी के रूप में, और ऐसी स्थिति में आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि उस इंसेक्ट को सबसे पहले आपने डिस्ट्रॉय करना है। अब लेकिन आप ध्यान दें, एग्जामिनर के पूछने के तरीके ही निराले हैं। वो आपको या तो लिख देगा डिस्ट्रॉय टू द इंसेक्ट, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा कि उसको डिस्ट्रॉय करें, तो एग्जामिनर यहां पे लिखेगा इंस्टिल 70% एल्कोहल, क्योंकि 70% एल्कोहल ही वो सॉल्यूशन या वो ड्रॉप है जो कि इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है। और जब 70% एल्कोहल डाल करके आप उसको इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद में मिनरल ऑयल का यूज करके आप उसको इरिगेट भी कर सकते हैं। तो कहने का बेसिक मतलब है कि 70% एल्कोहल आप कह सकते हो यूज फॉर डिस्ट्रॉय टू द इंसेक्ट, कि इंसेक्ट को आप डिस्ट्रॉय करें और उसके बाद आप उसको इरिगेट करके बाहर निकाल सकते हो। तो आप यहां पे ध्यान दें कि एग्जामिनर अगर आपको कह रहा है कि कान के अंदर मच्छर चले गया है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए। तो आप यहां ध्यान दें, मुख्य जो इंटरवेंशन है या मैनेजमेंट है, वो सबसे पहला मैनेजमेंट यहां पर यही है कि आप पहले उसको डिस्ट्रॉय करें। तो डिस्ट्रॉय करना लिखा आता है तो ये बताएं, अगर ये नहीं आता है तो आप 70% एल्कोहल, दोनों का बेसिक मतलब एक ही है। चलिए साहब, यहां तक बता सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग आगे बात करना चाहेंगे, आप डिस्टिल वाटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वो भी हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आप यहाँ बताइएगा नेक्स्ट कि अगर हम किसी भी पेशेंट को इस प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी अन्य रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत हम बात करें तो एक तो आपने यहां पे बताना है कि जो भी दवाएं कान में डाली जाएगी उनका एक तो प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर हाइट जो है वो नोजल की ड्रॉपर की ऊपर होनी चाहिए, कहां, कान के मीटर्स से। कान को प्रॉपर क्लीन करना है पहले मीटर्स को, और उसके बाद आपने कान के अंदर दवा डालनी है। तो देखिए ध्यान दें, यहां हम लोग बात कर रहे हैं ईयर इंस्टिलेशन, और ईयर इंस्टिलेशन के अंतर्गत हम लोग बात कर चुके हैं क्या होता है ईयर इंस्टिलेशन। ईयर इंस्टिलेशन करने का हमारा उद्देश्य या पर्पस क्या है, और तीसरा हम लोगों ने बताया कि ईयर जो हम लोग बेटा इंस्टिलेशन कर रहे हैं तो इंस्टिलेशन में कौन कौन से प्रकार की दवाएं या सॉल्यूशन है जिनका बेटा आप लोग उपयोग कर सकते हैं। चलिए सीधा सीधा हम लोग आकर के यहां बात करना चाहेंगे प्रोसीजर। देखिए इस प्रोसीजर के अंदर मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगा जो नर्सेज रोल हो सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी। तो सबसे पहले तो आपने यहां बताना है प्रोसीजर, और प्रोसीजर में सबसे पहला पॉइंट आप यहां देख लें कि पेशेंट को जो आप कान में दवा डाल रहे हैं उस दवा से पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है। प्रॉपर आप चेक कर लें डॉक्टर्स ऑर्डर के बारे में। तो आप यह ध्यान दें, डॉक्टर्स ऑर्डर एक तो आप प्रॉपर चेक कर लें। इसके अलावा हम लोगों ने बताया था आइडेंटिफिकेशन अबाउट पेशेंट। भाई एक तो डॉक्टर का ऑर्डर चेक कर लें, पेशेंट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर लें कि जो हम दवा कान में डालना चाह रहे हैं वो मरीज वही है जिसको कि डॉक्टर ने दवा प्रिस्क्राइब की है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि पेशेंट को अगर प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है तो प्रोसीजर एक्सप्लेन करें। कंसेंट की जरूरत है तो कंसेंट आप यहां प्रॉपर ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड पॉइंट है वो आप यहां बताएं कि एक तो आपने असेस करना है, पेशेंट से पूछना है कि किसी भी दवा से आपको एलर्जी तो नहीं है। तो आप यहां पे कह सकते हो चेक, या आप कह सकते हो ऑब्जर्व फॉर एनी एलर्जी विद ईयर ड्रॉप। भाई जो कान के अंदर हम लोग दवा डाल रहे हैं उस दवा से पेशेंट को किसी प्रकार की एलर्जी वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा जनरल जो रूल है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वो आप फॉलो करें, जैसे प्रॉपर डोज होनी चाहिए,
प्रॉपर टाइम का आप प्रॉपर यूज करके चले। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप बताएं। इसके अलावा आगे आपने यहां पर बताना है कि भाई कान में दवा डाली जा रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर टेम्परेचर आप बता सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन आप यहां पे बोल दें, या आप कह सकते हो ड्रॉप। तो आपने यहां पे बताना है जो टेम्परेचर स्पेसिफाइड हम लोग बेटा यूज लेंगे वो बॉडी टेम्परेचर। अब देखो ध्यान दो, बॉडी टेम्परेचर का मतलब है जो हमारा आइडियल तापमान है 37 डिग्री या आप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आप कह सकते हैं। तो जो आइडियल शरीर का तापमान है उस तापमान पे ही आपने कान में दवा डालनी चाहिए, क्योंकि अगर तापमान जरूरत से ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर पेशेंट को वर्टिगो वगैरह हो सकते हैं, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, उसको भी प्रॉपर आप ध्यान दें। तो कहने का मतलब है किसी प्रकार की पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है, किसी प्रकार का पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, वो सभी कुछ आपने कान में दवा डालने से पहले प्रॉपर चेक करना है, असेसमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है और डॉक्टर के ऑर्डर को प्रॉपर चेक करना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दें कि जब हम किसी भी पेशेंट के कान में दवा डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उस मरीज की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। देखिए ध्यान दें, पोजीशन जो कि हम लोग कान में दवा डालने के लिए या ईयर इंस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं, तो आपने जनरली देखा होगा, सुना होगा, शायद आप लोगों ने किसी ने कान में पेशेंट को डाली है। चलो देखिएगा, जब आप कान में दवा डालें तो आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो सबसे पहले पोजीशन की बात करें तो आप ध्यान दें कि अगर किसी एडल्ट पेशेंट को कान में दवा डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एडल्ट पेशेंट को कान में दवा डाल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपने पेशेंट को साइड लाइन या लेटरल पोजीशन देनी है। और कौन सी साइड देनी है? अनअफेक्टेड साइड देनी है। कहने का बेसिक मतलब है कि अगर आप कान के राइट ईयर में दवा डालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप राइट ईयर में दवा डालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल लिटाना है। और मान लीजिए आपने लेफ्ट कान में दवा डालनी है तो राइट लेटरल लिटाना है। इसे ही हम कहते हैं अनअफेक्टेड साइड, या आप कह सकते हो लेटरल पोजीशन ऑन द अनअफेक्टेड साइड भी आप प्रोवाइड करवा सकते। तो आपने यह बताना है पोजीशन, और पोजीशन जो स्पेसिफाइड एडल्ट क्लाइंट में आप यूज करना चाहेंगे वो आप कह सकते हो बेटा साइड लाइन पोजीशन on the unaffected side। अनअफेक्टेड साइड की आप पोजीशन प्रोवाइड करवाएं। अनअफेक्टेड का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने राइट ईयर में दवा डालनी है तो लेफ्ट लेटरल, और लेफ्ट में डालनी है तो राइट लेटरल। चलिए, ये जो हमने स्पेसिफाइड पोजीशन बताई है, किसके लिए बताई है बेटा? एडल्ट के लिए बताई है। लेकिन आप ध्यान दें कि अगर हम इस दवा को बच्चों में डालना चाहते हैं, अब बच्चों में डालना चाहते हैं तो आप सुपाइन पोजीशन भी रख सकते हो, प्रॉन पोजीशन भी रख सकते हो। लेकिन किस प्रकार से? तो आप ध्यान दें कि अगर हम बच्चों के अंदर दवा डालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इस पोजीशन को चेंज भी कर सकते हो। तो आप ध्यान दें, चाइल्ड के अंदर अगर हम कान में दवा डालना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जैसे पोजीशन अगर यहां बताएंगे तो सुपाइन पोजीशन, और सुपाइन में भी आप ये ध्यान दें कि सुपाइन पोजीशन आपने दे दी है और आप उसके हेड को टिल्ट कर दे और उस साइड में टिल्ट कर दे जो अनअफेक्टेड साइड है। फॉर एग्जांपल, आपने सुपाइन पोजीशन में रखा और सुपाइन पोजीशन में आपने इधर दवा डालनी है राइट में, तो आप उसके हेड को लेफ्ट साइड पे कर दें। बात वही है जैसे हमने लेटरल कहा, लेकिन फिर भी एग्जामिनर है वो सुपाइन लिख करके भी आपको बोल सकता है। तो आपने ध्यान देगा सुपाइन पोजीशन, देन टिल्ट हेड ऑन अनअफेक्टेड साइड। मतलब बेसिक पॉइंट तो है कि आपकी पोजीशन ऐसी हो जहां पर जिस भी कान में दवा डालना चाहते हैं वो प्रॉपर विजुअलाइज होना चाहिए और आसानी से आप वहां दवा एडमिनिस्टर कर सकते हैं। चलिए जी, प्रॉपर आपने पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां पर बता करके चलना है। क्या बताना है? तो आप ध्यान दीजिएगा, आपने यहां पर कान में दवा डालने से पूर्व आपने जो ईयर मीटस है
उसको नॉर्मल सेलाइन लेकर के स्वैप से प्रॉपर क्लीन करना है। तो आप यहां पे नेक्स्ट पॉइंट बता करके चलें, कि क्लीन ईयर मीटस with help of 0.9% NS before still ear drop। मतलब कान में दवा डालने से पूर्व पहले आपने ईयर मीटस को नॉर्मल सेलाइन का एक स्वैब लेना है भीगा हुआ और उससे क्लीन करना है। अब देखिए ध्यान दें, आपने नॉर्मल सेलाइन का स्वैब लिया, लेकिन एग्जामिनर की तो आदत कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पूछने की है। इतना भी मैंने आपको बताया, लेकिन एग्जामिनर आपको यह भी कह सकता है कि व्हाट इज द एट लीस्ट नंबर ऑफ सेलाइन स्वैब आर यूज्ड फॉर क्लीन द ईयर मीटस बिफोर स्टिल ईयर ड्रॉप। कि अगर कान में आप दवा डालना चाहते हो तो उससे पहले ईयर मीटस को क्लीन करना है, और ईयर मीटस को क्लीन करना है तो आपने स्वैब की संख्या कम से कम कितनी चाहिए। तो कम से कम जो स्वैब आप यहां पर यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि ईयर मीटस को क्लीन करेंगे, और मीटस को क्लीन करने के यहां पे जो स्वैब आपने चाहिएगा वो आप ध्यान दें, एटलीस्ट 2 स्वैब की रिक्वायरमेंट आपने पड़ेगी ईयर मीटस को क्लीन करने के लिए। आप ये ध्यान देकर के चलिए जी साहब, यहां तक आपने बताया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां पर बताना है, जो इसका सबसे हाईलाइट पॉइंट है, कि जब हम कान में दवा डालना चाहते हैं तो आप ये हर बुक में पढ़ते होंगे, चाहे इनक्लेक्स हो, सिस्टर नैंसी हो, जितनी भी बुक आप पढ़ने वाले हैं वो सभी में आपने पढ़ा होगा कि वो वहां पर आपको कहते हैं कि एक एडल्ट है या एक बच्चा है, जहां पर भी हम कान में दवा डालते हैं तो ईयर पिन्ना को कौन से डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा कि कान में दवा डाल रहे हैं, तो आप यहां पे बताएं डायरेक्शन फॉर होल्ड ईयर पिन। भाई ईयर पिन्ना को होल्ड करना है, और ईयर पिन्ना को होल्ड करना है तो होल्ड करने का डायरेक्शन एग्जामिनर पूछेगा। अब ये जो डायरेक्शन आप बताएंगे यही आपके लिए तो सबसे ज्यादा हाईलाइट है, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अब कैसे, तो आप ध्यान दें कि भाई यहां पर हमसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है, और डायरेक्शन अगर आपको सबसे पहले कहा जाए किसके लिए बेटा, एडल्ट के लिए। तो एडल्ट में अगर आपने ईयर पिन्ना को होल्ड करना है तो आपने यहां पे बता करके चले, देखिए ध्यान दें, आपने क्या बताना है, तो आप यहां बताइएगा कि आप कह सकते हो जैसे ईयर पिन्ना शुड बी होल्ड इन द अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मैंने यहां पे लिखा कि ईयर पिन्ना जो हम लोग होल्ड करेंगे उसका डायरेक्शन अप एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो ध्यान दें, ईयर पिन्ना जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं किसमें बेटा, एडल्ट में, तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आप ईयर पिन्ना को होल्ड करें। और जो भी डायरेक्शन आप यूज करेंगे, चाहे बच्चों में चाहे एडल्ट में, उन सबका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि हम जो ऑडिटरी कैनाल है उसको स्ट्रेट करना चाहते हैं, और जब उसको प्रॉपर स्ट्रेट करेंगे इस डायरेक्शन में ईयर पिन्ना को होल्ड करके, तो जो दवा या जो सॉल्यूशन आप कान में डाल रहे हैं वो प्रॉपर रूप से अंदर एडमिनिस्टर किया जा सकता है, और उसका डिजायर जो इफेक्ट है वो प्रोवाइड करवाया मरीज को जा सकता है। तो आप ध्यान दें कि एडल्ट में हमने अप एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बताया, और अब जो बैकवर्ड डायरेक्शन आप यहां बता रहे हो, इसके अलावा आप यहां बताइएगा चाइल्ड। अब देखिए चाइल्ड जो आप यहां कह रहे हैं इसके अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि चाइल्ड जो एज ग्रुप आप यहां बताना चाहते हैं उसमें आप ध्यान दें 3 से 12, ध्यान दें 3 से 12, लेकिन जो 3 साल आप बोल रहे हैं ये मैक्सिमम, मतलब 3 साल का मतलब है कि 3 साल तक का जो है वो उससे नीचे इन्फेंट और 3 साल तक का बच्चे में आएगा, लेकिन जो 3 साल से ऊपर हैं उनके अंदर वही डायरेक्शन फॉलो किया जाएगा जो कि हम एडल्ट में फॉलो करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है चाइल्ड, और चाइल्ड जो आप यहां कह रहे हैं तो आप यहां पे बताओ अबव 3
ईयर इज ओल्ड। अगर ये 3 साल से ऊपर है तो आप ये सेम डायरेक्शन आप बताइएगा जिसको अभी हमने कहा था अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड और बैकवर्ड जो डायरेक्शन है वो एडल्ट में भी फॉलो होगा और जो 3 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें भी वही सेम डायरेक्शन फॉलो होगा जो कि एडल्ट में फॉलो किया जाता है कान में दवा डालने के लिए। तो आप यह ध्यान दें। तो कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर ले आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि एक 4 साल का बच्चा है और उस 4 साल के बच्चे के कान में हम लोग दवा डाल रहे हैं या हम लोग ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं, तो बताइए कि नर्स जो है वो ईयर पिन्ना को कौन से डायरेक्शन में होल्ड करेगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार आप देखिएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं आप जैसे वो सभी लोग क्या करते हैं वहां पर इन्फेंट डायरेक्शन बता देते हैं, लेकिन वहां इन्फेंट डायरेक्शन नहीं चलेगा। 3 साल से ऊपर वही डायरेक्शन फॉलो होगा जो एडल्ट में फॉलो होता है। चलिए ये तो एडल्ट का आपने बताया, लेकिन 0 to 3 ईयर ध्यान दें, 0 to 3 ईयर। तीसरा पॉइंट ध्यान दें कि जो 0 से लेकर 3 साल तक एज के बच्चे हैं, अगर इन बच्चों के अंदर ध्यान दें, इन बच्चों के अंदर अगर आप कान में दवा डालना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आप किस डायरेक्शन के अंदर ईयर पिन्ना को होल्ड करते हो। तो आपने यहां पर बताना है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए ध्यान दें कि डाउनवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन स्पेसिफाइड आर यूज लेस देन 3 ईयर ऑफ एज चाइल्ड। 3 साल से छोटे बच्चे वो नियोनेट बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, टोडलर बोलते हैं। जनरली ऐसी स्थिति में आप इसी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। अब देखो एग्जामिनर के पास और क्या तरीके हैं। अब हमने यहां पर आपको बताया कि आप यहां पे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बोलिएगा और दोनों कंडीशंस में एडवांटेज यही है कि जो ऑडिटरी कैनाल है उसको स्ट्रेट करना चाहते हैं जिससे कि ग्रेविटी के माध्यम से जो भी दवा डाली जा रही है आसानी से अंदर तक पहुंच सके और पेशेंट को उसका डिजायर इफेक्ट पैदा हो सके। अब देखो ध्यान दें कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन एग्जामिनर आपको अब इन्हीं चीजों को अलग अलग तरीके से पूछेगा। जैसे एक प्रश्न है जो मैं छोटा सा आपको दोहराऊंगा। एग्जामिनर आपको यहां पे कहेगा कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 2 साल है। ध्यान दें, एक बच्चा जिसकी उम्र 2 साल है उसके कान में नस दवा डालना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में ईयर पिन्ना को कौन से डायरेक्शन में होल्ड करेगी। अब ये बहुत बारीकी की बात है, वो क्या है आप ध्यान दें। ऑप्शन आपके सामने एग्जामिनर लिखेगा, जैसे वो आपको यहां पे लिखेगा बैक एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड अपवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अब आप चीज देख लीजिएगा, हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम में जब आंसर देने जाओगे तो आपको दोनों एक जैसे ही लिखेंगे ना यार, बैकवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बैकवर्ड है, एक ही तो चीज है। नहीं, एक चीज नहीं है भैया। अगर एक चीज होती तो ये बताने की जरूरत क्या आती और एग्जामिनर को प्रश्न पूछने की जरूरत क्या आती। आप ध्यान दें कि अगर वही मैंने आपको कह रहा हूं 3 साल से छोटे, जैसे अभी हमने प्रश्न में 2 साल बोला है, लेकिन 3 साल से छोटे हैं, तो आप यहां पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले आपने डाउनवर्ड बोलना है और उसके बाद बैकवर्ड बोलना है, क्योंकि यही वो डायरेक्शन है जो कि ऑडिटरी कैनाल को स्ट्रेट करेगा। अगर आपने पहले बैक बोला और डाउनवर्ड बोला तो ये आपका रॉन्ग हो जाने वाला है।
और यही स्पेसिफाइड पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और फिर एग्जाम में जाकर के कहते हैं सारे ही ऑप्शन एक थे, हम क्या करते पता नहीं। अरे भैया पता नहीं, सब कुछ आपको बताया गया है, तो वही आप ध्यान दे करके चले। इसी प्रकार से एडल्ट है, तो एडल्ट में भी आप ध्यान दें, पहले बैकवर्ड नहीं बोलना है, पहले आपने अपवर्ड और देन बैकवर्ड बोलना है। तो प्रॉपर आप मतलब समझ लें कि एडल्ट के लिए आप इसको प्रायोरिटी दे करके चले, और जो हमने बताया ये चाइल्ड को आप बताएं। तो पहले आपने डायरेक्शन बताना है, बैकवर्ड तो दोनों में ही है, वो आप बताएं। चलो जी, प्रॉपर डायरेक्शन आपने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दें, कान में जब दवा डालते हैं तो जो ड्रॉपर है उसके नोजल की हाइट, ध्यान दीजिएगा कि भाई प्रॉपर डायरेक्शन आपने होल्ड कर दिया है, नॉर्मल सलाइन से ईयर मीटर्स को प्रॉपर बेटा आपने क्लीन कर दिया है। अब कान में जो दवा डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताएं कि जो ईयर ड्रॉप है उसकी एक बूंद डिस्कार्ड कर दे। तो आप यहां बताएं डिस्कार्ड फर्स्ट ड्रॉप बिफोर इंस्टिलेशन, कि कान में दवा डालने से पूर्व जो पहली बूंद है उसको बेटा आप क्या कर दीजिएगा, डिस्कार्ड कर दें। चलो जी डिस्कार्ड कर दें। उसका कारण बेशक यही है कि कंटेमिनेटेड दवा अगर पेशेंट के कान में आप डालेंगे तो पेशेंट को रिस्क ऑफ इंफेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपने यहां पर बताना है हाइट ऑफ नोजल फ्रॉम ईयर, कि कान से जो नोजल है उसकी हाइट, तो आप ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर आप बोले, क्या बोलना है, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर आप बताएं। अब ये 1 से 2 सेंटीमीटर में भी अगर एग्जामिनर आपको पूछ ले और वो कहे भाई रेंज आ रही है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर भी आगे बढ़ रहा है तो आप भी आगे बढ़े। कैसे? एग्जामिनर कहता है कि एक पेशेंट है जिसको कान में हम दवा डाल रहे हैं, तो जो नोजल है उस नोजल की हाइट कितनी रखेंगे कान से, वो वहां पर मान लो 1 से 2 लिख दे तब तो सोने पे सुहागा, लेकिन मान लीजिए एग्जामिनर ने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर भी आ गया, 2 सेंटीमीटर भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपने यहां पर बताना है कि 1 जो सेंटीमीटर है ये कम से कम आपने यहां पर इतनी तो हाइट नोजल की मेंटेन करनी ही करनी है। तो आप ध्यान दें जब 1 से 2 सेंटीमीटर आ जाए तो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों में से एक का चुनाव करना ही बड़ा तकलीफदायक होता है, बड़ा कठिन होता है। तो आप ध्यान दें कि जब 1 और 2 दोनों ही आ जाए तो आप वहां पर 1 और 2 आंसर ना करते स्पेसिफाइड 1 को आप प्रॉपर यूज करें, और एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर हाइट शुड बी मेंटेन बाय द नर्स ड्यूरिंग स्टिल ईयर ड्रॉप। चलो जी साहब यहां तक पता है। इसके साथ साथ आगे आपने बताना है कि लगभग आपने कान के अंदर 3 से 4 ड्रॉप डालिएगा, कि ड्रॉप की संख्या भी अगर पूछ ले एग्जामिनर तो आप 3 से 4 ड्रॉप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को इसी पोजीशन में कम से कम 5 मिनट रखें। तो आपने यहां पे बताना है रिटेन इन सेम position to the patient for 5 to 10 मिनट। देखिएगा इसी सेम पोजीशन में, जिस पोजीशन में आपने मरीज को दवा डाली है, आप 5 से 10 मिनट रखें। अब 5 से 10 मिनट तो सही है, लेकिन एग्जामिनर अगर आपको कह रहा है एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, तो मिनिमम आप यहां बताएं कि पेशेंट को कम से कम 5 मिनट तक आप इसी पोजीशन में रखें। और इसी पोजीशन में क्यों रखें? वो इसलिए रखें कि जो दवा आपने कान में डाली है वो प्रॉपर रूप से एब्जॉर्ब हो पाए, अवशोषित हो पाए, और जब वो दवा अवशोषित होगी तभी उसका थेरापेटिक इफेक्ट मरीज को पैदा किया जा सकता है। तो ये समय आप बताएं। इसके अलावा कई जगह मैंने देखा है कि आपके बुकों में अलग अलग जगह लिखा हुआ है कि कान में दवा डाल दी है, और कान में दवा डालने के बाद आप एक कॉटन स्वैब है जिसको कान पर लगा दें। अरे भैया, अगर कान के अंदर
दवा डालने के बाद आपने कॉटन स्वैब लगा दिया, तो ऐसी स्थिति में वो कॉटन स्वैब आपकी दवा को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब वो कॉटन स्वैब ही दवा को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या वो दवा थेरापेटिक इफेक्ट पैदा कर पाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान दें कि आप सिर्फ जो बाहर दवा अगर कोई निकल रही है तो उसको प्रॉपर वाइप कर दे, क्लीन कर दे, लेकिन कॉटन स्वैब ना लगाएं। ये स्पेसिफाइड पॉइंट आप ध्यान दे करके चल सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है कि किसी प्रकार का अगर दवा डालने के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन है, वर्टिगो रिलेटेड हो सकता है, तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। इस प्रोसीजर को यहीं पे डिसकंटिन्यू कर सकते हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान दें। तो हम लोगों ने बात की इंस्टिलेशन के बारे में या कान में दवा डालने के बारे में। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैं आपको इस पर बताना चाह रहा हूं कि कई बार आप देखेगा कि अगर पेशेंट को कान के अंदर आप दवा डाल रहे हो जो कि वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, मैंने शुरू में बताया था, अब कई बार एग्जामिनर, ये बिल्कुल हट करके बात है कि अगर वो वैक्स कान में सॉफ्ट नहीं होता है, ध्यान दें, अगर वो वैक्स कान में सॉफ्ट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपने वहां पर लगभग 3 दिन तक 2-2 बूंदें ग्लिसरीन की दिन में 3 बार कान में डालनी है, जिससे कि उस वैक्स को सॉफ्ट किया जा सके और समय पड़ने पर उस वैक्स को इरिगेट भी किया जा सके। तो आज हम लोगों ने यहां तक बात की, ये हमारा टॉपिक है जिस पर हम लोग बात कर रहे थे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करना चाहेंगे, लेकिन आप ध्यान दें, मैं आपको 2 जानकारियां बेटा यहां प्रोवाइड करवाना चाहूंगा। अभी हम लोग नर्सिंग टुडे ऑनलाइन ऐप के ऊपर एक फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं जो हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी नर्सिंग का स्टूडेंट है जो नर्सिंग टुडे ऐप को डाउनलोड करेगा। आपने करना छोटा सा है, नर्सिंग टुडे ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहां आपने जाना है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, फिर साइन अप करें, उसके बाद आप अपने ऑप्शंस में जाएं। वहां पर आप देखिएगा फ्री टेस्ट सीरीज लिखा हुआ आपको ऑप्शन आएगा, वहां जाएं। हर बुधवार को हमने ये शुरू किया है, कुछ क्विजेज है वो भी आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे और कुछ वीडियो जो भी आपको प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। तो आज हम इतनी बात करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।